नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग जो है यूनिट 3 मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ के क्वेश्चन कवर करेंगे। NSQF लेवल 4 बुक के जो हैं 120 प्रश्न जो हैं स्पेशल लाइन अटेंडेंस के लिए होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो आप लोग पूरा देखें, अंत तक देखें, शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हो तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी मैक्सिमम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से, मौलिक विद्युत से संबंधित, वैद्युतिक पदार्थ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। 120 प्रश्न लिया हूं दोस्तों मैंने इस वीडियो में। आप लोग पूरी वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट देखें, इस वीडियो को मत छोड़ना दोस्तों। और मैं आपको बता दूं 4300 पोस्ट जो आप लोग देख रहे हो, 4300 पोस्ट आ रही है दोस्तों। 4300 पोस्ट बहुत पोस्ट होती है। इससे पहले आज तक जो है रिकॉर्ड नहीं है कि 4300 पोस्ट की वैकेंसी आई होगी दोस्तों। इस बार सच्चे मन, सच्ची निष्ठा, सच्चे भाव से आपको तैयारी करना है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी ना हो जो आपको रोक सके। बिल्कुल आपको अच्छे से मेहनत करना है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद बार बार बोल रहा हूँ, इसके बाद मौके नहीं मिलेंगे। 6 साल से अगर आप लोग वेट कर रहे हो किसी भर्ती का दोस्तों, 4300 पोस्ट सेंशन हुई हैं। 15 नवंबर तक के नोटिफिकेशन आने की संभावना है। रूल बुक बनना जो है चालू हो चुकी है। और एक चीज़ और न्यूज़ जो है, कंफर्म न्यूज़ ये पता चली है कि आउटसोर्स वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको कोई भी जो है लाभ नहीं मिलने वाला। आप लोग जो है कितनी ही प्रयास कर लें, कोई लाभ नहीं मिलेगा उनको, कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको फ्रेशर कैंडिडेट के साथ ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेशर कैंडिडेट ही आप कहलाएंगे। आप चाहे 10 साल से काम कर रहे हो आउटसोर्स में या 15 साल से काम कर रहे हो, पर आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसको लेकर मैंने एक वीडियो बना चुका है। चाहे आप आउटसोर्स में हो, सीखो कमाओ योजना के तहत काम कर रहे हो, अगर आपका फ्रेशर कैंडिडेट के ही अनुसार आपके फॉर्म जाएंगे, कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी। आप और 50% आप लोगों के लिए जो है, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% सीटें आरक्षित रहेंगी। 50% जो हैं बची 50% वो संविदा कर्मचारी को मिलने वाली हैं, ये भी श्योर हो चुका है। और दोस्तों इस बार जो है 24 घंटे होते हैं एक दिन में। एक बार मन में ठान लेना, दुनिया की कोई ताकत एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। NSQF लेवल 4 बुक की यूनिट 3 के हम लोग 120 क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरा वीडियो शानदार तरीके से देखना, शानदार होने वाली है ये वीडियो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको, नए पुराने हर प्रकार के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना। 24 घंटे होते हैं दोस्तों एक दिन में। 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर लेना, एक महीना नहीं सोओगे कोई दिक्कत नहीं है। एक महीने का कोर्स है, शानदार तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि दोस्तों करो या मरो की जैसी कंडीशन है। इस बार अगर आप लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसके बाद सोचना भी मत कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसके बाद वैकेंसी कब आएगी कोई ठिकाना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई अनुमान नहीं है कि इसके बाद वैकेंसी आए। 6 साल के बाद दोस्तों विद्युत विभाग में भर्ती आ रही है। एक बार सच्चे मन, सच्ची निष्ठा, सच्चे भाव से एक बार तैयारी करना स्टार्ट कर देना। दोस्तों नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ जो है यूनिट 3 के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। 120 प्रश्न होने वाले हैं। शानदार तरीके से आप लोग पूरी वीडियो देखना, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना शानदार तरीके से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन समझ के पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख रहे होंगे। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। दोस्तों जो परमाणु होता है उसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं पूछा है, तो आपको पता होगा दोस्तों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं आपका राइट आंसर होने वाला है। और मैं बता दूं प्रोटॉन्स पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे जो है माइनस का चार्ज होता है, और आपका जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये उदासीन होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपके उदासीन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कवर करते हैं शानदार तरीके से। एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है पूछा है दोस्तों। तांबे का जो अणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, तांबे के जो अणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 29 होती है। विद्युत आवेश की मात्रा Q ज्ञात करने का क्या सूत्र है पूछा है दोस्तों। Q हमको अगर निकालना है तो आपको मैंने इससे पहले एक फार्मूला बताया था दोस्तों, याद होगा अगर आपको तो ध्यान दीजिएगा। Q = एक होता है आपका फार्मूला I × T, ये आपका फार्मूला होता है। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाली यूट्यूब में मेरे चैनल पे रखी हुई है। ठीक है, शानदार क्लास है। 40-20 क्वेश्चन उसमें हमने कवर किए थे। बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो हैं उसमें न्यूमेरिकल का हमने क्वेश्चन कवर किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Q = I × TC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शानदार होने वाली दोस्तों क्लास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना, पूरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर खालिस्तान कहलाती है। पूछा है 1 एम्पियर की धारा जो है अगर 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित होगी दोस्तों, उसे जो है हम लोग याद रखना कुलाम कहेंगे, 1 कुलाम के बराबर होगी वो। 1 एम्पियर की धारा यदि याद रखना 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड समय तक अगर प्रवाहित हो तो वो 1 कुलाम के बराबर होती है दोस्तों, 1 कुलाम के बराबर होती है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई इकाई पूछा है दोस्तों। विद्युत आवेश जो है उसकी एसआई यूनिट जो होती है दोस्तों कुलाम होती है, याद रखिएगा उसकी जो एसआई यूनिट होती है कुलाम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव होता है। पूछा है दोस्तों, जब जो विद्युत धारा है अगर पृथ्वी की ओर प्रवाहित होगी, ध्यान देना, जब विद्युत धारा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब विद्युत धारा जो कोई धारा है ये अगर पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कोई विद्युत धारा अगर पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की ओर अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसका जो विभव होगा धनात्मक होगा, और पृथ्वी से अगर आपके पृथ्वी से अगर रिटर्न होती है तो याद रखना उसका विभव ऋणात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी होती है। पूछा है धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है हमारा, तो याद रखिएगा वोल्टेज स्रोत और चालक हमारे पास रहने चाहिए। ठीक है, वोल्टेज स्रोत चालक आपके पास अगर हैं दोस्तों, चालक और वोल्टेज का स्रोत है तो आप धारा प्रवाहित कर सकते हैं, याद रखिएगा बी आंसर इसका होगा। ठीक है, वोल्टेज स्रोत और आपका चालक, बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है, याद रखिएगा जब धारा इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ से जाती है, होकर गुजरती है, पास होती है, कुछ भी पूछा जाए इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको सवाल आ जाए तो वो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होगा, याद रखिएगा जो सेलों में आपको देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति का अभ्यास होता है। दोस्तों विद्युत धारा की जो उपस्थिति का जो अभ्यास है, याद रखना विद्युत झटकों से होगा, चमकने से होगा, उत्पन्न प्रभाव से होगा, चटकने की ध्वनि से होगा, तो ध्यान रखना उत्पन्न प्रभाव से विद्युत धारा के जो है उपस्थिति का हम लोग पता लगा सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से पूछा है। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से पूछा है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। धारा के जो है एक ऊष्मीय प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है और एक रासायनिक प्रभाव होता है। ठीक है, और धारा के अगर हम टोटल प्रभाव की बात करें दोस्तों, धारा के कंप्लीट जो है 5 प्रभाव होते हैं, याद रखना 5 प्रभाव होते हैं। एक ऊष्मीय हो गया, चुंबकीय हो गया, रासायनिक हो गया, और एक होता है आपका किरण प्रभाव, और एक होता है गैस आयनीकरण प्रभाव। ठीक है, इनके एग्जाम्पल अगर आप लोग पूछें तो मैं आपको बता दूं, ऊष्मीय का जो है हीटिंग इफेक्ट जो है, ऊष्मीय प्रभाव जो है, इसके अंतर्गत दोस्तों इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब आदि आ जाएंगे। और चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए तो मोटर जनित्र जो है, मोटर हो गया, पंखा हो गया, जनित्र जो है जनरेटर, चुंबकीय प्रभाव की एग्जाम्पल हैं। और अगर हम रासायनिक प्रभाव की बात करें तो रासायनिक प्रभाव की जो एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ सेल और बैटरी, याद रख लेना, सेल और बैटरी रासायनिक प्रभाव के आपके एग्जाम्पल होने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करें किरण प्रभाव, तो किरण प्रभाव दोस्तों आपने एक्सरे सुना होगा। ठीक है, एक्सरे इसका प्रमुख उदाहरण होता है। और गैस आयनीकरण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपने सोडियम वेपर लैंप सुना होगा, सोडियम मरकरी लैंप सुना होगा, सोडियम मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप जो होती हैं, इसमें इसका आपका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अकार्बनिक पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं खालिस्तान के रूप में संपन्न होती है। पूछा है अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसमें अधिकांश जो है रासायनिक क्रियाएं खालिस्तान के रूप में संपन्न होती है। पूछा है दोस्तों, अकार्बनिक में पूछा है दोस्तों, याद रखना अकार्बनिक पदार्थों में जो अधिकांश रासायनिक क्रियाएं हैं काय के रूप में संपन्न होती है। पूछा है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप लोग बस पूरी क्लास लाइन से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों जितनी भी जो अकार्बनिक विलयन है उसमें जो है आयनीकरण के कारण जो है, आयनीकरण के द्वारा जो है उसमें रासायनिक क्रिया संपन्न होती है आयनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह
तप्त हो जाता है। इस प्रभाव को धारा, दोस्तों जब धारा एक चालक से प्रभावित होगी तो वह गर्म हो जाता है पूछा है, तप्त हो जाता है पूछा है। तो इसका जो उदाहरण, तप्त मतलब गर्मी, हीटिंग, तापीय प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पाइरल बाउंड कॉइल में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करेगी। दोस्तों स्पाइरल बाउंड कॉइल में जब धारा प्रवाहित होगी तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करेगी पूछा है। ध्यान देना, जब आपका कोई भी वायर बाउंड कॉइल है उसमें जब धारा प्रवाहित होती है ना दोस्तों, तो तेरा जो राइट आंसर हो जाएगा, 13वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, चुंबकीय प्रभाव, याद रखिएगा चुंबकीय प्रभाव कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। उष्मीय प्रभाव का एग्जाम्पल पूछा है। उष्मीय प्रभाव का एग्जाम्पल आपका बल्ब है। चुंबकीय प्रभाव का विद्युत पंखा। रासायनिक प्रभाव का विद्युत लेपन। हड्डियों के प्रति छाया प्रति का किरण प्रभाव के अंतर्गत आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर धारा के प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे पूछा है दोस्तों। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर के धारा प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके प्रभावित होंगे पूछा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी वाला 6.24 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है पूछा है। न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है पूछा है दोस्तों। 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो याद रखिएगा जो 16वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन के जो परमाणु है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। 1 जूल प्रति सेकेंड खालिस्तान के बराबर है पूछा है। 1 जूल प्रति सेकेंड पूछा है दोस्तों, 1 जूल प्रति सेकेंड अगर आपसे पूछा जाए तो 17वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 वाट के बराबर होगा। 1 जूल प्रति सेकेंड अगर आपको पूछा जाए तो 1 वाट के बराबर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगला है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में उष्मा की इकाई को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है। उष्मा की इकाई को पूछा है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। 18 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कैलोरी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति में उष्मा की जो इकाई, एसआई मात्रक जो होता है उष्मा का इकाई को जो है आप कैलोरी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु दोस्तों, बस बार में जो है कठोर खींचा तांबा आप लोग प्रयोग करेंगे। कठोर तांबा आप लोग को प्रयोग करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पूरी क्लास कवर कीजिएगा। और आपने शायद एक बात सुनी होंगी, शायद आपके जो भगत सिंह जो है उन्होंने एक बात कही थी, याद रखना। उन्होंने कहा था कि मेरे सीने में जो जख्म है ये सब फूलों के गुच्छे हैं साहब, कि मेरे सीने में जो जख्म है ये सब फूलों के गुच्छे हैं साहब। हम पागल हैं, हमको पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। दोस्तों पागल बन जाना, एक बार 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर लेना, 1 महीने की बात है, 15 दिन के बाद नोटिफिकेशन आने वाला है। पागल लोग पागल भी बोलें आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक बार सच्ची निष्ठा, सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा से एक बार तैयारी कर लेना। दुनिया की कोई ताकत, मैं बार बार बोल रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है। सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ निम्न में से रेजिन नहीं है, चीनी मिट्टी नहीं है, ये सारे आपके कुचालक पदार्थ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रेफाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है पूछा है। तो बेकेलाइट भी कुचालक है, रबर भी कुचालक है, माइका भी कुचालक, कार्बन जो है आपका अचालक पदार्थ नहीं है, आपका चालक आ जाएगा, ठीक है, चालक आ जाएगा कार्बन पदार्थ, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है, तो दोस्तों सीसा जो है अचालक नहीं है, बाकी एबोनाइट, कांच और मार्बल अचालक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तांबा एक खालिस्तान धातु होती है दोस्तों, तांबा जो है याद रखना, तांबा जो है एक चालक धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है। दोस्तों विद्युतीय चालक पदार्थ कौन सा नहीं पूछा है। तांबा भी होता है, चांदी भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, अभ्रक आपका नहीं होता, अभ्रक जो है कुचालक पदार्थ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे देखते हैं, एबोनाइट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है पूछा है दोस्तों। एबोनाइट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा पूछा है, 25वां क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो याद रखना इसमें सल्फर की जो मात्रा होती है, ध्यान देना 30 से 40% होती है दोस्तों एबोनाइट में सल्फर की मात्रा। नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एबोनाइट में सल्फर की जो प्रतिशत मात्रा है 30% से 40% होती है। ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक का क्या लाभ होता है दोस्तों। ठोस चालक जो है उसकी अपेक्षा आदर्श चालक का क्या लाभ होता है दोस्तों। आदर्श चालक जो होता है वो अधिक लचीलापन होता है, उसमें अधिक लचीला होता है ठोस चालक की अपेक्षा। ठोस चालक की अपेक्षा जो अपेक्षाकृत जो है आदर्श चालक जो होता है, जिसको आप
स्टैंडर्ड कंडक्टर भी बोल सकते हैं, तो वो अधिक लचीला होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है हमारा अचालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान खालिस्तान होता है। दोस्तों इंसुलेटेड मटेरियल का पूछा है, अचालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान कितना होता है पूछा है दोस्तों। अचालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अचालक पदार्थ के जो तापमान गुणांक का जो मान होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, और अगर अचालक पदार्थ की जगह अगर यहाँ चालक दे देता, चालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान देता, तो आपका धनात्मक होता, ठीक है। और अर्धचालक का खासकर पूछा जाता है, अर्धचालक का भी जो आपका प्रतिरोध तापमान गुणांक है वो भी ऋणात्मक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियत किसका होता है, तो नियत दोस्तों आपका एक मैग्नीन होता है, मैग्नीन कंडक्टर, ठीक है, मैग्नीन जिसका आपका नियत रहता है, और एक यूरेका जो आपके नियत प्रभाव पे, जिसका प्रतिरोध तापमान गुणांक का कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, यूरेका और मैग्नीन पे। अगला क्वेश्चन है 28वां, पीवीसी अचालक के खालिस्तान वर्ग से संबंधित है, पीवीसी अचालक के खालिस्तान वर्ग से संबंधित है, पूछा है 28वां। दोस्तों पीवीसी जो है एक जो है, याद रखना, पीवीसी एक प्रकार से जो है आपका द्रवीय अचालक होता है, द्रवीय अचालक मतलब एक ठोस अचालक नहीं होता वो, ठीक है, द्रवीय अचालक टाइप से होता है पीवीसी अचालक, ठीक है, जिसको नरम अचालक भी बोलते हैं हम लोग। एक विद्युत रोधक पदार्थ का मूल गुण होना चाहिए, एक विद्युत रोधक पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए पूछा है दोस्तों। तो जो हमारे जो इंसुलेटिंग होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, विद्युत रोधक, कुचालक, अचालक जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, उसका जो मूल गुण होना चाहिए, उसकी उच्च परावैद्युतिक सामर्थ्य होना चाहिए। परावैद्युतिक सामर्थ्य की इकाई होती है किलो वोल्ट प्रति एमएम, किलो वोल्ट प्रति एमएम इसकी इकाई होती है दोस्तों, किलो वोल्ट प्रति एमएम, कई जगह वोल्ट प्रति सेंटीमीटर भी देता है, ठीक है, याद रखिएगा। सभी तत्वों को खालिस्तान एवं खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों सभी जो तत्व हैं उसको आप किन दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं पूछा है, तो ध्यान देना, धात्विक और अधात्विक दो वर्गों में हम उनको विभाजित कर सकते हैं, धात्विक और अधात्विक दो वर्गों में आप उनको विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ की आपको आवश्यकता नहीं है, एक बार आप पढ़ लो, उतना समय नहीं बचा है दोस्तों, एक बार दिमाग में आपके क्वेश्चन बैठ गए तो आपको ज़रूरत ही नहीं है पीडीएफ की, याद रखिएगा, ठीक है। पीडीएफ में टाइम पास मत करना, एक बार पूरी क्लास देख लेना। पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, कोई मैं आप लोग अगर नाराज़ भी होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पूरे मन से सच्चे भाव से पढ़ लेना, दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो नया क्वेश्चन लग रहा है उसको नोट कर लो यार, क्या दिक्कत है। पीडीएफ आप मंगाते हो, पीडीएफ पढ़ के नहीं होती दोस्तों, नहीं होती, वीडियो हो जाएगा देख करके, पीडीएफ पढ़ के नहीं होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए। दोस्तों अचालक पदार्थ में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए पूछा है, तो याद रखिएगा आपका जो है निम्न डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का गुण उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचालक पदार्थों की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसको हम परावैद्युतिक सामर्थ्य बोलते हैं उच्च होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, उष्मा को विकृत करने योग्य होना चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी अचालक पदार्थ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लचीला अचालक नहीं है पूछा है, निम्न में से कौन सा लचीला अचालक नहीं है पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों लचीला अचालक नहीं है पूछा है, तो ध्यान देना दोस्तों, याद रखना 32वां जो क्वेश्चन है हमारा, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, फाइबर जो है आपका ठोस अचालक के अंतर्गत आता है, ठोस अचालक के अंतर्गत, ठीक है, लचीला अचालक का गुण उसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका जो प्रतिरोध है वो घटेगा पूछा है दोस्तों, प्रतिरोध घटेगा, तो दोस्तों हमारा कार्बन ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा चालक होता है जिसका तापमान बढ़ाने पे उसका प्रतिरोध जो है घटता है। एक ठो चालक में एक यही आपका जो अपवाद है दोस्तों कार्बन, बाकी जितने भी चालक होते हैं दोस्तों याद रखना, चालक जो होते हैं उनका प्रतिरोध तापमान आप गुणांक अगर आप बढ़ा रहे हैं, अगर उसका आप तापमान अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है सारे चालक का। और अगर हम अचालक की बात करें ना दोस्तों, तो अचालक का तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो उनका जो प्रतिरोध है वो घटेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, तो इसका कार्बन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छे अचालक में निम्न में से
कौन सा गुण होना चाहिए पूछा है। अच्छे अचालक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए पूछा है दोस्तों। तो उसमें तन्यता का गुण होना चाहिए दोस्तों, सुदृढ़ता का भी होना चाहिए, घातवर्धिता का भी गुण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है दोस्तों। तांबा विद्युत का सुचालक है, रबर नहीं है, एबोनाइट भी नहीं है और बेकेलाइट भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है पूछा है। अर्धचालक पदार्थों के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों अर्धचालक आपके सामने है सिलिकॉन, एक सिलिकॉन होता है और एक जर्मोनियम होता है, ये दो हमारे अर्धचालक होते हैं। ठीक है, जर्मोनियम और सिलिकॉन। और इसमें दोस्तों दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं सिलिकॉन और जर्मोनियम से रिलेटेड। इनका जो है आपका एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि अंतिम कक्षा में जो संयोज्य इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है दोस्तों आपके अर्धचालक में संयोज्य इलेक्ट्रॉन्स याद रखना, वैलेंस बैंड जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोज्य इलेक्ट्रॉन, तो उनकी जो संख्या होती है दोस्तों 4 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक घटक की विशिष्ट प्रचालन स्थितियों के अधीन अर्धचालक की चालकता महत्वपूर्ण है। अर्धचालक के तापमान में परिवर्तन से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है पूछा दोस्तों। अर्धचालक जो है पदार्थ हमारा, अर्धचालक का तापमान अगर हम बढ़ाते हैं, अभी मैंने आपको बताया अर्धचालक अगर आपको तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जो चालकता है क्या होगी पूछा है दोस्तों। अर्धचालक जितने भी प्रकार के अर्धचालक हैं, एक सिलिकॉन और जर्मोनियम जिसमें संयोज्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, तो उसकी अगर आप लोग उसको अगर आप तापमान बढ़ाते हैं दोस्तों अर्धचालक का, तो उसकी जो चालकता है दोस्तों याद रखिएगा, उसकी जो चालकता है वो बढ़ती है, तापमान बढ़ाने से उसकी चालकता बढ़ती है। ठीक है, अर्धचालक पदार्थों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु तो किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा पूछा है दोस्तों। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, ईएमएफ ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा। जब भी आपको ईएमएफ ज्ञात करने के लिए बोलता है तो दोस्तों ईएमएफ का जो फार्मूला होता है विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, और विभवांतर वी अगर आपको पूछा जाए तो ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप IR जो आपका होता है। ठीक है, ईएमएफ माइनस IR, तो ये आपका वोल्टेज ड्रॉप है IR, ईएमएफ माइनस IR। वी अगर विभवांतर पूछा जाए और विद्युत वाहक बल पूछा जाए तो विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप। शानदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियॉन लैंप जो है उसमें विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है पूछा है दोस्तों। नियॉन लैंप जो होते हैं ना हमारे, नियॉन लैंप आपने देखे होंगे। ठीक है, जिसका आप लोग जो है नियॉन लैंप का आप कहीं भी उपस्थिति प्रदर्शित करने के लिए आप इसका ज़्यादातर उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है पूछा है दोस्तों। तो याद रखना गैस आयनीकरण इसमें प्रभाव होता है नियॉन लैंप में, गैस आयनीकरण। ठीक है, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है नियॉन लैंप में। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूछा है। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पूछा है। तो ध्यान देना, उसमें तांबे के जो परमाणु के आबंध चक्र में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, वैलेंस या संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस या संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है। उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है पूछा है दोस्तों। तो ध्यान देना, कार्यात्मक एक कुचालक होता है, कार्यात्मक कुचालक हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्यात्मक कुचालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कार्यात्मक कुचालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है पूछा है। द्रवों में अगर कोई भी द्रव है उसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो वह कौन सा प्रभाव है पूछा है। तो ध्यान देना, द्रव जो होते हैं उसमें रासायनिक प्रभाव होता है। जितने भी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत, जैसे इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ तो आपने देखे होंगे जो सेल और बैटरी में होते हैं द्रव, उसमें आपके रासायनिक प्रभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 200 वाट प्रति 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए पूछा है दोस्तों। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 वाट। कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 100 वाट इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसके निकालने का एक फार्मूला होता है, ध्यान देना। ठीक है, आपकी जो श्रेणी क्रम में जो पावर होती है PT 1/PT इज इक्वल टू 1/P1 + 1/P2 इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, 1/PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 कितना है 1/PT का मान आप रख दो 200 + 1/P2 का मान रख दो आपका 200 है। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे लघुत्तम समापवर्तक आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, और ये एक और ये एक आपका, तो 2 के बटे आपका 200। जब आप
पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो आपका जो है 200 के बटे आपका 2 हो जाएगा, टोटल पावर निकल जाएगी आपकी 100 वाट। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा पूछा है दोस्तों। गर्म प्रतिरोध का मान पूछा है, 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान पूछा है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा दोस्तों। इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपान आर। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। वोल्टेज आपकी 250 वोल्ट इंटू 250 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर दिया हुआ है तो, और आर का मान हमको ज्ञात करना है। पावर आपकी दी हुई है दोस्तों, पावर आपकी दी हुई है 100 वाट, और 100 वाट इज इक्वल टू 250 इंटू 250। ठीक है, अपान में आर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 का 25 में 25 का गुणा कर देंगे तो आपका 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 625 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, एकदम आसान है। अगला है हमारा 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए पूछा है। 500 वाट के, ध्यान देना, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट में निकालना है दोस्तों। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। तो यूनिट निकालने का एक फार्मूला होता है, अगर आपको पता होगा तो ध्यान देना। यूनिट, जब हमको यूनिट पूछा जाता है, यूनिट निकालने का एक फार्मूला होता है हमारे पास, वाट इंटू हावर अपॉन 1000। ठीक है, यूनिट निकालने का एक फार्मूला होता है। तो वाट पूछा है दोस्तों, वाट जो दिया हुआ है 500, हावर दिए हुए हैं 5। ठीक है, और 1000 दिया हुआ है आपका। ठीक है, 1000 से आपका भाग दे देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 5 को काट देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 2 को आप 5 से काट दो, 2.5 यूनिट। ठीक है, 2.5 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2.5 यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूछा है दोस्तों। तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपका दिया हुआ है दोस्तों। इसको जो निकालने का है, आपको एक फार्मूला पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 46। ठीक है, 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 46 का सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका 18। तो दोस्तों 2 8 18 1। ठीक है, इसमें आप लोग इस टाइप से इसका ये रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2n स्क्वायर के माध्यम से आप लोग निकालते होंगे, 2n स्क्वायर के माध्यम से इसमें कक्षाओं की संख्या के अनुसार आप लोग निकालते चलेंगे। तीसरी कक्षा पूछा है, तीसरी कक्षा है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, सब आपको बेसिक चीज़ें आपको बनती है, यहाँ तक आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है पूछा है। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है पूछा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो होता है एक अभ्रक जो है कुचालक पदार्थ होता है। मैंने कुचालक में जो प्रतिरोध तापमान गुणांक जो होता है हमारा तापमान गुणांक, उसमें आपका ऋणात्मक होता है, मैंने इससे पहले आपको बताया। बाकी यूरेका और मैग्नीन, ये दोनों में प्रतिरोध तापमान गुणांक जो होता है नियत रहता है। ठीक है, और आपका तांबा जो है इसमें धनात्मक होता है। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक के नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बता के हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है पूछा है। अर्धचालक पदार्थ आपको पता है दोस्तों, जर्मोनियम आपका अर्धचालक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध के वर्ण कोण में लाल रंग को कौन सा मान दिया गया पूछा है दोस्तों। ठीक है, प्रतिरोध के वर्ण क्रम में, वर्ण कोड में लाल रंग को कौन सा मान दिया गया है दोस्तों। तो इसकी एक सारणी बनी हुई, देखो इसका राइट आंसर लिखा होगा आपके सामने, 2 होता है। ठीक है, कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये उसका पूरा वर्ण क्रम है। कलर डिजिट गुणक, ये आपका देखो काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेट और सफ़ेद। ठीक है, इसको मैंने याद करने का आपको एक ट्रिक बताया था, अगर आपको याद होगी तो। बीबी रॉय, बीबी रॉय, गुड ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, सोना चांदी कोई रंग नहीं, बीबी रॉय, गुड ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इसको याद करने का एक सही तरीका है। ठीक है, लाल रंग का पूछा था, इसमें 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है पूछा है। तो दोस्तों सदिश राशि पूछा है, तो विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, ये आपको आंसर भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत क्षेत्र आपकी सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक भौतिक रूप से आकार में बड़ा होता है। कौन सा प्रतिरोधक भौतिक रूप से आकार में बड़ा होगा दोस्तों, सी वाला इसका राइट आंसर है। क्यों होता है वो भी इसका में दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। जिस प्रतिरोध का वाट एवं प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है, जिसमें वाट और प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है, वह प्रतिरोध ज़्यादा होता है, वह प्रतिरोध भौतिक रूप से आकार में बड़ा होता है, क्योंकि अधिक पावर रेटिंग होने पर ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी वाटेज क्षमता ज़्यादा है और उसका प्रतिरोध का मान भी ज़्यादा है, तो वाला आकार में बड़ा होगा। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं है। ठीक है,
ये आपकी सारणी दी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा। दोस्तों जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाएगा तो उसमें आवेश का प्रवाह क्यों नहीं होगा पूछा है दोस्तों। इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि उसमें विभव का जो मान है वो एक समान है, विभव का जो मान है वो एक समान है, इसलिए उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। 51वां क्वेश्चन, ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये भी देख सकते हैं आप, जब दो आवेशित चालकों का विभव समान हो, उन्हें आपस में जोड़ा जाए तो उसके आवेश का आदान प्रदान नहीं होता। सामान्यतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव को एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत दूरी से उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शानदार अगला क्वेश्चन होने वाला है। एक टेस्ला का मान कितना होता है पूछा है दोस्तों। डीएमआरसी के एग्जाम में आया हुआ है, एक टेस्ला का मान कितना होता है पूछा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, एक टेस्ला बराबर जो होता है, एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस होता है दोस्तों। 10 की घात 4 गॉस एक टेस्ला का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होगी पूछा है। पावर इज इक्वल टू होता है दोस्तों, आपको पता होगा, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। अगर आप किसी में अगर धारा को अगर 8% अगर आप लोग बढ़ा दे रहे हैं तो पावर भी जो है 8% बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 8% की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जो है पूछा है, कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इनमें से सही है पूछा है। ठीक है, ऊर्जा समीकरण आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। और इसमें प्रकाश की गति पूछा जाता है, जब विद्युत धारा की गति अगर आपको पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई पूछा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है दोस्तों ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती। कैसे आई, ये आप लोग फार्मूले के अनुसार आप लोग देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोधक के अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या पूछा है। तो दोस्तों 7 होती है। ठीक है, बैगनी रंग पूछा है। ठीक है, आप लोग जो है देख सकते हैं वॉयलेट रंग का। ठीक है, यहाँ पे आपकी पूरी सारणी दी हुई है। ठीक है, वॉयलेट बैगनी रंग का, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोधक की पावर रेटिंग रेंज क्या है पूछा है। कार्बन प्रतिरोधक की पावर रेटिंग रेंज क्या है पूछा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो कार्बन प्रतिरोधक जो होते हैं ना, कार्बन प्रतिरोधक जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो जो होते हैं 1 वाट से 1/8 वाट से आपके 2 वाट तक के बनाए जाते हैं दोस्तों कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग कार्बन प्रतिरोधक की वाटेज क्षमता यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हैं। नारंगी, लाल, भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोधक का मान पूछा है दोस्तों। आप लोगों को निकालना है, निकालते बनना चाहिए। कैसे निकालते हैं आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना अगर 3 रंग 4 रंग कितना रंग दिया है उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। ध्यान देना दोस्तों, अगर हमारे पास, तो सबसे पहले जितने भी रंग दें कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है पहले और दूसरे रंग का आपको अंकीय मान लेना है दोस्तों। पहले और दूसरे रंग का अंकीय मान, मतलब पहले और दूसरे का अंकीय मान आप ले लेंगे। नारंगी और लाल का अंकीय मान, तीसरे का गुणक आपको लेना है, तीसरे का गुणक आपको लेना है, और चौथे का जो है टॉलरेंस लेना है दोस्तों। चौथे का टॉलरेंस आपको लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बना सकते हैं, आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 एम्पियर परिपथ 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या होती है पूछा है। तो मतलब उप परिपथ में जिसकी रेंज 800 वाट होती है, याद रखना उप परिपथ की जो रेंज होती है, पावर क्षमता वो 800 वाट होती है। ठीक है, उप परिपथ की जो रेंज होती है दोस्तों 800 वाट क्षमता होती है उसकी। और उसमें दोस्तों अधिकतम 10 बिंदु आपके, अधिकतम 10 उपभोग बिंदु, अधिकतम दोस्तों, अधिकतम आपके, अब अधिकतम जो है 10 उपभोग बिंदु आपके हो सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यदि I धारा है, V वोल्टेज है, तो शक्ति पावर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। पावर इज इक्वल टू आपको पता होगा V इंटू आई आपका फार्मूला होता है। ठीक है, V इंटू आई आपका लास्ट आंसर वाला हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतने में आप देख सकते हैं। पावर के 3 फार्मूले होते हैं, तीनों फार्मूले में आपको बता देता हूँ। P इज इक्वल टू होता है एक आपका V इंटू आई, P इज इक्वल टू होता है एक V स्क्वायर अपान R, P इज इक्वल टू होता है दोस्तों एक, 3 फार्मूले होते हैं I स्क्वायर R। ठीक है, I स्क्वायर R, ये 3 फार्मूले आपके मैथमेटिकल
के रूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है, पूछा है। धातु के तार में कौन सा कण जो है विद्युत धारा का वहन करता है, पूछा है, इसरो में पूछा गया है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही जो है हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 गीगा ओम के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें मान दी हुई है। 1 किलो ओम में 10 की घात 3, 1 मेगा ओम में 10 की घात 6, 1 गीगा ओम में 10 की घात 9। ठीक है, ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि पूछा है। तो दोस्तों 50 हर्ट्ज से संबंधित पावर की अवधि जो होती है, याद रखिएगा, वो 20 मिली सेकेंड होती है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उसको निकालें कैसे दोस्तों, तो उसका निकालने का एक फार्मूला होता है, F होता है F1/T होता है। समय निकालना है तो T1/F होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज मानना है, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज मानना है। 1 में 50 का भाग दे देंगे, 0.02 आपका सेकंड आ जाएगा, जिसको हम 20 मिली सेकेंड के नाम से जानते हैं। तो कई बार जो है 0.02 सेकंड देता है या 20 मिली सेकेंड आपको देगा, तो आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण क्या है। तो दोस्तों ओजोन परत में जो है हो रहे छेद का प्रमुख कारण होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका प्रमुख कारण है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमशः 1, 32 तथा 16 है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार कितना होगा, पूछा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, का जो भार हो जाएगा वो 98 हो जाएगा। ठीक है, 98 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है। तो पिकलिंग जो है यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है, मैंने इससे पहले क्वेश्चन करा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। पिकलिंग जो है हमारी यांत्रिक सफाई प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाइट्रीकरण है। नाइट्रीकरण क्या है, पूछा है दोस्तों। तो जो नाइट्रीकरण है, याद रखना, नाइट्रीकरण पूछा जाता है तो दोस्तों आपकी ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया होती है नाइट्रीकरण। अगला है, द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को खालिस्तान कहते हैं, पूछा है। द्रव के द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को दोस्तों हम वेलोसिटी या श्यानता के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं, श्यानता के नाम से हम उसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवयवों के नाम चिन्ह के मिलाप में से गलत को बताइए, पूछा है। ठीक है, सल्फर को एस से प्रदर्शित करते हैं क्या, सही बात है, सल्फर को एस से प्रदर्शित करते हैं क्या, हाँ जी। नाइट्रोजन को एन से करते हैं, हाँ जी। पोटेशियम कैसे करते हैं, हाँ जी। लोहा को आई से करते हैं क्या जी, हाँ। गलत बताना, नहीं, लोहा को आई से प्रदर्शित नहीं किया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, उसका एफ ही से प्रदर्शित करते हैं, एफ और ई से उसको प्रदर्शित करते हैं, ये आपका दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। धातु के अति पतली निक्षेप को का कहा जाता है। तो फ्लैश प्लेट कहा जाता है, उसे फ्लैश प्लेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का अर्थ पूछा है। दोस्तों उत्पादन उद्योग में शून्य विसर्जन पद का अर्थ पूछा है, कोई बहिस्त्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता, इसका अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आवेशित परमाणु क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आवेशित परमाणु जो होते हैं हमारे आयन कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक भारी है। तो दोस्तों सबसे भारी कण अगर आपके सामने, तो आपके अणु होंगे सबसे भारी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ठीक है, भार कितना दिया है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है, उसका भार दिया हुआ है AMU यूनिट के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है क्या होगा। जिसका शून्य प्रतिरोध तापमान गुणांक होते हैं दोस्तों, वो जो है हमारा कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन का शून्य प्रतिरोध तापमान गुणांक पूछा है दोस्तों, मैग्नीन हो जाएगा शून्य प्रतिरोध तापमान गुणांक। ठीक है, कार्बन का तो आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है कार्बन का, तो शून्य पूछा या नियत पूछा तो मैग्नीन आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीन में कितने क्या क्या परसेंट कितनी चीज़ें क्या होती है पूछा है। तो दोस्तों देखो, ये आप याद रखना, कॉपर जो है आपका मैग्नीन 85% तक और कॉपर 12% और मैग्नीज जो है आपका 2 से 5% तक होता है। ठीक है, ये आपका उसका दिया हुआ है। कांस्टेंट में शामिल होता है पूछा है। तो दोस्तों तांबा और निखिल जो है कांस्टेंट में आपके शामिल होते हैं, तांबा और निखिल। ठीक है, कितना परसेंट, तो 60%।
या 40%, 60% कॉपर और 40% निकिल। कांस्टेंट धातु जो होती है यूरेका होती है, ठीक है। तो 60% कॉपर रहेगा और 40% निकिल रहेगा। उसमें कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। दोस्तों एक आदर्श धारा स्रोत अगर पूछा जाए तो उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। और अगर आदर्श वोल्टेज स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, याद रखिएगा। करंट पूछा जाए तो आदर्श धारा स्रोत अगर पूछा जाए तो अनंत, इसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा। और आदर्श वोल्टेज स्रोत पूछा जाए तो उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा, याद रखिएगा। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77वां है ओम के नियम। ओम का नियम निम्न के बीच संबंध से जुड़ा हुआ है। तो ओम का नियम जो है दोस्तों आपका, ओम का नियम जो है धारा और वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक आदर्श धारा स्रोत का शून्य होगा पूछा तो आंतरिक प्रतिरोध उसका शून्य होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये एक मिनट, क्या है? एक आदर्श धारा स्रोत का शून्य पूछा है दोस्तों, उसकी आंतरिक चालकता जो है ना शून्य होगी और उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा, इससे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं। और उसकी आंतरिक चालकता जो है शून्य होगी। प्रतिरोध अगर अनंत होगा तो धारा शून्य होगी, याद रखना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। थोड़ा सा जल्दबाजी में दोस्तों मैं थोड़ा मिस कर गया था। आगे देखते हैं, आराम से करते हैं। मैं भी दोस्तों आपका टाइम बचाना चाह रहा हूँ यार, मैं भी नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम लगे। आप जितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके दोस्तों, यही मेरा एक मात्र लक्ष्य है। टाइम की कीमत मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ दोस्तों। आप लोग जिस दिन टाइम की कीमत अगर आपको समझ में आ गई ना, दुनिया की कोई ताकत, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती दोस्तों। 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है दोस्तों। 1 वोल्ट जो है ना, याद रखिएगा, जूल प्रति कूलाम इसका आंसर होता है। जूल प्रति कूलाम, 1 वोल्ट जो है जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश, जिसको हम 1 जूल के बराबर कहते हैं। 1 जूल प्रति कूलाम 1 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है पूछा है। सुचालक दोस्तों नल का पानी है क्या, प्लास्टिक है क्या, बालू है क्या, कांच है क्या? सुचालक पदार्थ पूछा है, कुचालक नहीं पूछा है दोस्तों। विद्युत का सुचालक पूछा है। तो दोस्तों नल का जो पानी होता है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। और शुद्ध पानी जो होता है कुचालक होता है। शुद्ध पानी वर्षा का जल होता है, वो आपका कुचालक होगा। बाकी सभी जगह का पानी जो है आपका सुचालक होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछा है। तो निम्नलिखित में से आपका जो है 1 माइक्रो एम्पियर जो है बड़ा होगा मिली एम्पियर से। 1 माइक्रो एम्पियर जो है मिली एम्पियर से छोटा होता है, मिली एम्पियर थोड़ा बड़ा होता है, फिर माइक्रो एम्पियर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। 2 किलो ओम का मान क्या है। तो 2 किलो ओम का जो मान है दोस्तों, 2 किलो ओम पूछा है तो 2000 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कांच के छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है पूछा है दोस्तों। कांच की छड़ को जब आप सिल्क से रगड़ोगे ना तो कांच की छड़ जो है आपका, कांच की छड़ और सिल्क जो है, ध्यान देना, उसमें स्थितिक विद्युत पैदा होती है। जो स्थितिक विद्युत होती है जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव अनंत से इस बिंदु तक 0.5 कूलाम का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य पूछा है दोस्तों। तो इसका फार्मूला होता है किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश, आवेश इसका एक फार्मूला होता है। तो किया गया कार्य आपके पास जो है कितना वोल्ट का कार्य हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, किया गया कार्य निकालना है दोस्तों। किया गया कार्य बटे आवेश, तो V इज इक्वल टू होता है दोस्तों, ध्यान रखना, V इज इक्वल टू किया गया कार्य। तो V का मान आपका दिया हुआ है 20 वोल्ट, किया गया कार्य आपको निकालना है, किया गया कार्य आपको निकालना है, आवेश दिया है 0.5, तो इसको आप काट दीजिए तो आपका 10 जूल निकल जाएगा। राइट आंसर 10 जूल हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। थोड़ा जल्दी करिएगा, बस समय की कीमत है दोस्तों, समय की कीमत आप लोगों को समझना है। आप लोग देख सकते हैं किया गया कार्य बटे आवेश, तो किया गया कार्य आपको निकालना था तो आप इसमें इंटू कर दिए, तिरक गुणा कर देंगे, कुछ नहीं है, ठीक है। 10 जूल आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर की इकाई होती है दोस्तों, पावर की इकाई वाट होती है। धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के प्रवाह के कारण होता है पूछा दोस्तों। धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के प्रवाह के कारण होता है पूछा है दोस्तों। ध्यान लेना, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाही धातुओं में आपका धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धातुओं में धारा का प्रवाह होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन कवर करेंगे, समय बहुत कम बचा है, 1 महीने का समय बचा है दोस्तों। 1 महीने तगड़े तरीके से आपको, शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट कराया जाता है दोस्तों। संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर अगर हम जोड़ देना, संपर्कों के साथ समांतर क्रम में अगर हम कैपेसिटर जोड़ दें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो उसमें जो है स्पार्किंग कम हो सकती
सकते हैं, स्पार्किंग को हम घटा सकते हैं। एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है, एसी परिपथ में धारा की दिशा जो होती है दोस्तों पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है, याद रखना। धारा की दिशा पूछा जाए, धारा की दिशा पूछा जाए, बार बार बोल रहा हूं, धारा की अगर दिशा पूछा जाए तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। अगर इलेक्ट्रॉनों की दिशा पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनों की दिशा अगर आपसे पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर आपसे पूछा जाए तो माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 230 वोल्ट शक्ति लाइन में, 230 वोल्ट शक्ति लाइन में 3 60 वाट बल्ब समांतर में जुड़े हैं, पूछा दोस्तों। समांतर में वो आपको पता है सभी में वोल्टेज का मान समान होगा, तीनों लैंप में समान वोल्टेज जाएगी समांतर क्रम में। तो पूछा यदि एक बल्ब जल गया हो तो बाकी 2 लैंप जो है प्रकाशित होंगे दोस्तों, ठीक है, बाकी 2 लैंप प्रकाशित होंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सीरीज में होता तो कोई भी लैंप प्रकाशित नहीं होता, कोई भी लैंप प्रकाशित नहीं होगा, सीरीज में होगा तो, ठीक है। और समांतर में है तो आपका 2 लैंप प्रकाशित होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा पूछेगा। धारा क्या होगी दोस्तों? आपका Q इजिकल टू क्या होता है, आपको मैंने इससे पहले बताया, Q इजिकल टू होता है I इंटू टी। तो आपको क्या दिया हुआ है? धारा निकालने को पूछा है। Q का मान आपका दिया हुआ है 120 कूलाम आवेश, I आपको निकालना है, T दिया हुआ है आपका 60, तो आप निकाल लीजिएगा दोस्तों। 2 एम्पियर की आपकी धारा निकल जाएगी, ठीक है, 2 एम्पियर की आपकी धारा निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित्र और कुंडली समांतर में है, एक संधारित्र और कुंडली समांतर में है तो उसे खालिस्तान कहते हैं। एक कुंडली, एक संधारित्र और एक कुंडली समांतर क्रम में है दोस्तों, तो उसे हम अनुरूप टनल जो है ट्यून्ड सर्किट के नाम से जाना जाता है, अनुरूप परिपथ के नाम से जाना जाता है, ट्यून्ड सर्किट। एक संधारित्र और कुंडली मतलब एल आपका इंडक्टर, संधारित्र कैपेसिटर और इंडक्टर अगर साथ में समांतर क्रम है तो उसे ट्यून्ड सर्किट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधक में स्वर्ण रंग कोण सहायता सूचित करता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 5% को सूचित करता है, ये आपका उसमें प्लस माइनस दिया हुआ है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस पूछा जाता है, सहनशीलता, ठीक है। रंगीन टीवी में प्रयुक्त प्रतिरोधक में उल्लेखित वर्ण बैंड पीला, जामुनी, नारंगी और चांदी है तो उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसको निकालना है, मैंने आपको बता चुका हूँ। पहले और दूसरे रंग का आपको अंकीय मान लेना है, तीसरे का गुणक लेना है, चौथे का टॉलरेंस लेना है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं जी। निम्नलिखित में से अधिक हल्का कण कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे हल्का कण कौन सा है पूछा है दोस्तों। ध्यान देना, सबसे हल्का कण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। हल्का होने के कारण ही यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स पर जो है निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव जो है होते हैं जिस पर धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा यदि क्या ज़्यादा होगा दोस्तों? तांबे के तार का प्रतिरोध कम होगा तो दोस्तों व्यास उसका अगर ज़्यादा होगा तो तांबे के तार का प्रतिरोध जो है वो कम होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी, आसान है, ये तो सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको बनती हैं, इशू नहीं है कोई, ठीक है। निम्नलिखित परिपथ में ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा? आपको जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 वोल्ट। कैसे होगा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन करा चुका है, इसको मैं नहीं कराऊंगा। राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा 14 वोल्ट। आप लोग बना के देख सकते हैं, न्यूमेरिकल की क्लास में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य क्या कहलाता है पूछा है दोस्तों विभवांतर कहेंगे एक, ठीक है। इसको हम, इसका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, आसान है। जब एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु जो किया गया कार्य होता है दोस्तों उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर के नाम से जाना जाता है। V इजिकल टू डब्ल्यू अपान Q होता है, जो इसका जो दोस्तों इसका एक मात्रक होता है। V इजिकल टू जो है इसका एक SI मात्रक इसका वोल्ट होगा, और इसका एक और मात्रक होता है किया गया कार्य तो जूल प्रति सेकंड, इसका जूल प्रति कुलाम, ठीक है, जूल प्रति कुलाम इसका एक और मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के हो जाएगी दोस्तों। ऊष्मा का सूत्र होता है आपका I²RT, देख सकते हैं आपके 9 गुना हो जाएगी। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना कर देंगे, 3 का वर्ग कर दीजिए आप, 9 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी दोस्तों? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 6.25 × 10⁻18 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूलाम प्रति इकाई वोल्ट खालिस्तान होता है।
कूलाम प्रति इकाई वोल्ट जो है, कूलाम प्रति इकाई वोल्ट जो है क्या होता है पूछा है दोस्तों, कैपेसिटेंस होता है। कूलाम प्रति वोल्ट जो है ये आप C इजिकल टू क्यू अपन वी, कूलाम प्रति वोल्ट आपका कैपेसिटेंस होता है, C इजिकल टू क्यू अपन वी होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पियर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली दो तारों से अगर गुजरेगी तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 13 का आप आधा कर दो, 6.5 एम्पियर इंटू सॉरी एक धारा 6.5 एम्पियर की होगी और दूसरी धारा भी 6.5 एम्पियर की होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वीडियो को रोक करके पास करके समझ लेना, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पार्श्व आने वाली वोल्टता में कमी कहलाती है। दोस्तों, किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पार्श्व आने वाली वोल्टता में कमी जो है दोस्तों, याद रखना आपका वोल्टेज पतन कहलाती है, वोल्टेज ड्रॉप कहलाती है, वोल्टेज ड्रॉप कहलाती है। दोस्तों, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार विनती कर रहा हूँ आपसे, यार जब मैं आपका इतना टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप मेरे साथ दे देना, 1 महीने तक के मेरे साथ रहना, 1 महीने तक साथ नहीं छोड़ना, उसके बाद आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई गम नहीं। जितने लोग जुड़े हो सबका सिलेक्शन करा के दूंगा, 40% मेरी गारंटी, 60% आपकी जिम्मेदारी, 40 और 60% को आप मिला दो, 100% होता है, 100% सिलेक्शन लेंगे। मैं आपको दो ना, कोई भी दुनिया में कोई भी यूट्यूबर आपको 100% सिलेक्शन नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता। कोई भी यूट्यूबर 40% ही आपको दे सकता है, 60% खुद की मेहनत रंग लाती है दोस्तों, खुद की मेहनत आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगला है हमारा। दिए गए ग्राफिकल चिन्ह में क्या दर्शाया गया दोस्तों, दिए गए ग्राफिकल चिन्ह में जो परिवर्तनीय संधारित्र है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तनीय संधारित्र है, इस टाइप से संधारित्र का आपका फार्मूला होता है, ये होता है, ये देखो, और इसी को आप अगर इस टाइप से अगर आप कर देंगे, तीर का निशान अगर आप लगा दे, चाहे रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस में जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसमें अगर आप इस टाइप से अगर आप लगा देते, ये परिवर्तित हो जाएगा, जैसे ये भी आपका परिवर्तित संधारित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अणु की भार संख्या होती है दोस्तों, अणु का जो भार होता है, आपका याद रखना, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर आप मिलाएंगे, एक अणु का भार जो है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं वोल्टेज स्रोत एवं चालक होते हैं, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है। धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है तो विद्युत जो है उत्पन्न प्रभाव से होगा, उत्पन्न प्रभाव से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से, तो उसमें चुंबकीय और रासायनिक के क्वेश्चन भी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ना ही, देखो ऑप्शन क्या है, ना तो देखा और हुआ, देखा अनुभव किया, तो दोस्तों विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, इसका एक आंसर होता है ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। अब यहाँ ऑप्शन के अनुसार हमको लगाना पड़ेगा, तो ना ही पैदा किया जा सकता और ना ही समाप्त किया जा सकता विद्युत को, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 समान 6 वोल्ट लैंप जो श्रृंखला में जुड़े हैं, 24 वोल्ट डीसी से लगा है, यदि उनमें से एक लैंप में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो कोई लैंप जो है नहीं जलेगा दोस्तों, कोई भी लैंप नहीं जलेगा, मैंने इससे पहले को आपको बता चुका है। सीरीज में अगर एक लैंप अगर आपका खराब हो गया तो कोई भी लैंप आपके प्रकाश नहीं देंगे, ठीक है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा दोस्तों, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग अगर आपसे पूछा जाए तो उसका वेग जो होता है दोस्तों न्यूनतम होता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों, 1 एम्पियर विद्युत धारा जो होती है ना, याद रखिएगा Q इजिकल टू आई इंटू टी के रूप में हम लोग प्रतिशत करते हैं। आपके सामने आंसर है 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है, 1 कूलाम प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं। अगला देखते हैं। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता दोस्तों, ओम का जो नियम होता है अर्धचालक पदार्थ पे लागू नहीं होता, अर्धचालक पदार्थ पे लागू नहीं होता, कुचालक पदार्थ पे लागू नहीं होता, थर्मिस्टर पदार्थ पे लागू नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पे लागू नहीं होगा ओम का नियम, ठीक है। 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर है, तो 1 मिलीवाट दोस्तों 1/1000 10⁻³ मिलीवाट का ये होता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। किलोवाट 10⁻+3, मेगावाट 10⁻6, मिलीवाट बोला तो 10⁻3, 10⁻³ और अगर माइक्रो वाट पूछा तो 10⁻6, नैनो पूछा तो 10⁻9, पिको पूछा तो 10⁻12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी आकृति में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध जो है ओम के नियम के अनुसार जो है दोस्तों बनाया गया, तो दोस्तों बी वाला जो है ओम के नियम के अनुसार है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये आप इसका आंसर भी देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नियतांक होता है, एक वन लाइनर फैक्ट होता है, ठीक है, ये इस टाइप से। कोई दिक्कत है कि एक रेखीय परिपथ, इसलिए हम कहा जाते हैं इसको रेखीय परिपथ में लागू होता है ओम का नियम, केवल रेखीय परिपथ में लागू होता है, ठीक है। 1 वोल्ट खालिस्तान के बराबर है दोस्तों, तो मैंने आपको बता चुका, 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है पूछा है दोस्तों, विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है। अगला हमारा आज का शायद लास्ट क्वेश्चन होने वाला 117वां, आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती पूछा है दोस्तों। आवेश के प्रवाह के कारण, दो विपरीत आवेश जब बादल में टकराते हैं तो उनके कारण ही हमारी बिजली चमकती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसी रही आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, कहीं डाउट हो तो भी आपको कमेंट करनी है। पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, आपको क्वेश्चन आपको शानदार तरीके से तैयार करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो कैसी रही क्लास दोस्तों आपको बताना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।